मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। आज एक नए लेसन के साथ हाज़िर हुए हैं। हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है आयोनाइजेशन एनर्जी, यानी केटाइन फार्मेशन प्रोसेस है। आयोनाइजेशन एनर्जी है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज़ रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन और electrons from the valence shell of an isolated gaseous atom। यानी जब किसी आज़ाद गैसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे ड्यूरिंग दिस प्रोसेस, जो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको स्टूडेंट नाम देते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी। और आयोनाइजेशन एनर्जी के नतीजे में क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी? केटाइन की फार्मेशन होगी। स्टूडेंट तारीफ है द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी which is required to remove an electron or electrons from the valence shell of an isolated gaseous atom। यानी स्टूडेंट आप किसी एलिमेंट में से ऐसे इलेक्ट्रॉन नहीं रिमूव कर सकते। यानी आयोनाइजेशन के लिए प्रिंसिपल है कि एटम को या एलिमेंट को पहले गैसियस स्टेट में तब्दील करना पड़ेगा, तब जो है ना उसकी आयोनाइजेशन पॉसिबल है। यानी आयोनाइजेशन का बेसिक प्रिंसिपल है कि द सब्सटेंस मस्ट बी प्रेजेंट इन गैसियस स्टेट। अच्छा स्टूडेंट, जो आयोनाइजेशन एनर्जी है ये ऑलवेज इसका साइन पॉजिटिव होगा, क्योंकि एनर्जी यहाँ हर वक्त रिक्वायर्ड है। और स्टूडेंट जहाँ जिस प्रोसेस में एनर्जी रिक्वायर्ड होती है वो एंडोथर्मिक प्रोसेस भी है। और आयोनाइजेशन एनर्जी के नतीजे में क्या चीज़ पैदा होती है? केटाइन की फार्मेशन होती है। यानी जब किसी एटम के वैलेंस शेल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमारे पास केटाइन की फार्मेशन होगी। अच्छा स्टूडेंट, ये जो केटाइन फार्मेशन है, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन की रिमूवल होती है तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि एक ऑक्सीडेशन प्रोसेस भी है। जैसे मिसाल के तौर पर स्टूडेंट हमारे पास है मैग्नीशियम के वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, हमने उससे एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, उसे आज़ाद गैसियस स्टेट में लेकर गए, तो उसकी स्टूडेंट जो पहले आयोनाइजेशन एनर्जी है वो है प्लस का 738 किलो जूल पर मोल। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास दूसरी मिसाल है सोडियम को आज़ाद गैसियस स्टेट में लेकर गए, चूँकि ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करता है तो इसको हमने वेपोराइज करना है, गैसियस फेज में लेकर जाना है अगर हमने उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना है या इलेक्ट्रॉन को ऐड करना है। तो सोडियम आयोनाइज हुआ, एक इलेक्ट्रॉन खारिज हुआ, तो उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 496 किलो जूल पर मोल। प्लस का साइन बता रहा है कि एनर्जी रिक्वायर्ड है, यानी एंडोथर्मिक प्रोसेस है। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास लिथियम है, लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन निकाला गैसियस फेज में से, तो लिथियम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 520 किलो जूल पर मोल। तो स्टूडेंट यहाँ पे एक बात जाहिर हो रही है, सोडियम और लिथियम एक ही फैमिली के मेंबर हैं। लिथियम का साइज़ कम है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है। सोडियम का साइज़ ज़्यादा है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम है। यानी कहने का मतलब ये है कि स्टूडेंट जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो साइज़ ऑफ एटम पे डिपेंड करती है। ग्रेटर द साइज़ स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास सबसे कम साइज़ वाला एटम हमारे पास हाइड्रोजन है और इसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है प्लस का 1313 किलो जूल पर मोल। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर कहा गया है कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या है? इट इज़ द क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ द स्टेबिलिटी ऑफ आइसोलेटेड एटम। यानी ये स्टेबिलिटी ऑफ आइसोलेटेड एटम के लिए एक क्वांटिटेटिव मेजर है। यानी अगर उसकी आयोनाइजेशन आज़ाद गैसी एटम की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है तो इसका मतलब है उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है, उसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा है तो उसकी रिएक्टिविटी क्या होगी? कम होगी। तो स्टूडेंट हमने उसे ऐसे लिखा कि आयोनाइजेशन एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्टेबिलिटी ऑफ आइसोलेटेड एटम और इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उसकी स्टूडेंट क्या? रिएक्टिविटी के। अच्छा स्टूडेंट, पीरियोडिक टेबल में हमारे पास नोबल गैसेज ही हैं, ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यूज़ क्या होती हैं? हाईएस्ट होती हैं, सबसे ज़्यादा है। और सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी किसकी है स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल में? वो हीलियम की है, क्योंकि हीलियम का एक तो साइज छोटा है और दूसरा उसका डुप्लेट मुकम्मल है, उसके एस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हैं। अच्छा स्टूडेंट, क्या रीज़न है कि आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नोबल गैसेज हाईएस्ट होती हैं? यानी पहली बात है ये हाईली स्टेबल है, यानी इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मुकम्मल है। और दूसरा स्टूडेंट लीस्ट रिएक्टिव हैं। किसकी वजह से लीस्ट रिएक्टिव हैं? क्योंकि स्टेबल ज़्यादा है तो उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी स्टूडेंट? कम होगी। क्यों? क्योंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या है? मैक्सिमम है। अच्छा स्टूडेंट, इसकी वैल्यू को हम मेजर करते हैं किलो जूल पर मोल में और किलो कैलोरी पर मोल के अंदर। अगर हम स्टूडेंट आगे बढ़ें तो हायर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज़
क्या होती हैं, यानी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू और स्टूडेंट थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू। यानी स्टूडेंट अगर जब आप पहला इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे तो आप उसको उस एलिमेंट की, उस एटम की फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे। जब स्टूडेंट दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे यूनी पॉजिटिव आयन से तो आप उसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे। और जब तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे डाई पॉजिटिव आयन से तो स्टूडेंट हम उसे कहते हैं थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। अगर स्टूडेंट हम इस जो है ना सवाल को आप डिस्कस करें तो हमें ये पता चलता है इस पूरी डिस्कशन से कि जो थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी है वो उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है सेकंड से, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होती है फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। कैसे स्टूडेंट, हम यहाँ पर मिसाल लेते हैं मैग्नीशियम की। हमने मैग्नीशियम के वैलेंस शेल से एक इलेक्ट्रॉन निकाला, पहला इलेक्ट्रॉन निकाला, तो उसकी जो फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है वो है 738 किलो जूल पर मोल। अच्छा स्टूडेंट, मैग्नीशियम यूनिपॉजिटिव आयन में तब्दील हो गया, गैसियस फेज में चला गया, और उससे जब हमने दूसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो वो जो है ना डाई नेगेटिव आयन बना, और उसकी इंथैल्पी की वैल्यू है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 1450 किलो जूल पर मोल। अच्छा स्टूडेंट, मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव आयन से जब हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन निकाला तो हम इस आयोनाइजेशन एनर्जी को थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी का नाम देंगे, और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है प्लस का 7730 किलो जूल पर मोल। यानी थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा है सेकंड से, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है ज़्यादा है किससे स्टूडेंट, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी से। तो स्टूडेंट्स की रीज़न क्या है, जब हम पहला इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं, उसकी वैल्यू कम होती है। उसकी रीज़न ये है कि हम न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, उस वक्त न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू कम होती है। लेकिन जब स्टूडेंट हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल चुके होते हैं, जब दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालते हैं तो उसे सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। अब सेकंड इलेक्ट्रॉन आप यूनी पॉजिटिव आयन से निकाल रहे हैं, यानी प्रोटॉन की वैल्यू बढ़ चुकी है, इलेक्ट्रॉन कम हो चुके हैं, न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसी तरह स्टूडेंट जब तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो आप डाई पॉजिटिव आयन से निकाल रहे हैं, इसी तरह न्यूक्लियर चार्ज और मजीद बढ़ जाएगा। जब न्यूक्लियर चार्ज मजीद बढ़ जाएगा तो तीसरा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी वजह से थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू सेकंड से ज़्यादा है, और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फर्स्ट से ज़्यादा है। स्टूडेंट है फैक्टर अफेक्टिंग द आयोनाइजेशन एनर्जी। चार फैक्टर हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को असरअंदाज करते हैं। सबसे पहला है स्टूडेंट एटॉमिक साइज। आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एटॉमिक साइज के, यानी ग्रेटर द एटॉमिक साइज स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी अगर एटम के साइज़ की वैल्यू बढ़ेगी तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी। एटम का साइज़ कब बढ़ता है, जब हम टॉप टू बॉटम स्टूडेंट ग्रुप में आते हैं, तो ग्रुप में आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। इसी तरह स्टूडेंट दूसरा फैक्टर है शील्डिंग इफेक्ट। शील्डिंग इफेक्ट और आयोनाइजेशन एनर्जी का स्टूडेंट आपस में इनवर्स रिलेशन है, या आयोनाइजेशन एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल है स्क्रीनिंग इफेक्ट की। स्क्रीनिंग इफेक्ट स्टूडेंट का पड़ता है जब हम टॉप टू बॉटम ग्रुप में आते हैं तो नए शेल्स ऐड होते हैं, तो इसी तरह जो है ना एटम का साइज भी बढ़ता है, साथ साथ स्क्रीनिंग इफेक्ट की वैल्यू भी बढ़ती है, तो जिसकी वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घट जाएगी। एक्चुअल में जो है ना शील्डिंग इफेक्ट का बढ़ना या एटम के साइज़ का जो है ना बढ़ना, दरअसल इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम हो रहा होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी, क्योंकि वैलेंस शेल में से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना ईजी हो जाएगा। इसी तरह स्टूडेंट तीसरा फैक्टर है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज और आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू स्टूडेंट क्या है, ज़्यादा एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी एंड वाइस वर्सा। यानी स्मॉलर द वैल्यू ऑफ न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, स्मॉलर द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी। अच्छा स्टूडेंट चौथा फैक्टर है पेनिट्रेशन इफेक्ट। पेनिट्रेशन यानी हमारे पास जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी अरेंजमेंट इस तरह है, यानी अगर आप एस ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी देन पी के मुकाबले में, देन डी, इसी तरह एफ है। स्टूडेंट्स का मतलब ये है कि हमारे पास एक ऑर्बिटल 2s है और एक ऑर्बिटल 2p है। 2s से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो हमें ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड है, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी देन किसके मुकाबले में, 2p के मुकाबले में। क्यों स्टूडेंट, जो 2s है वो 2p के मुकाबले में न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है। जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब हैं उनको रिमूव करने के लिए अमाउंट ऑफ एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसी वजह से एस पी डी एफ ये जो है ना ऑर्बिटल की अरेंजमेंट है, एस से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। इसी तरह स्टूडेंट हम यहाँ पर देखने वाले हैं पीरियाडिक ट्रेंड।
पीरियाडिक ट्रेंड यानी उसका ग्रुप में क्या बिहेवियर है और जो है ना पीरियड के अंदर क्या बिहेवियर है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटती है, डिक्रीज होती है। क्यों स्टूडेंट डिक्रीज होती है? क्योंकि ग्रुप में एटम का साइज बढ़ता है तो ये कम होगी, क्योंकि ग्रुप में शील्डिंग इफेक्ट बढ़ता है तो ये कम होगी, क्योंकि स्टूडेंट ग्रुप में न्यूक्लियर चार्ज घटता है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू क्या होगी? कम होगी। यानी एटॉमिक साइज के इंक्रीज होने से, शील्डिंग इफेक्ट के इंक्रीज होने से और न्यूक्लियर चार्ज के या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के डिक्रीज होने से ग्रुप के अंदर आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज होती है। जैसे स्टूडेंट हमारे पास ये ग्रुप है अल्कली फैमिली का, अल्कली मेटल्स का, लिथियम, सोडियम, पोटासियम, रुबिडियम, सीजियम, टॉप टू बॉटम स्टूडेंट है। एटम का साइज बढ़ रहा है तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू डिक्रीज हो रही है। तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी इसके जो है ना सीजियम की है, और इस ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा किसकी है स्टूडेंट? लिथियम की है, जो है 520 किलो जूल पर मोल। इसी तरह स्टूडेंट अगर पीरियड के अंदर देखें, पीरियड के अंदर इसका क्या ट्रेंड है? पीरियड के अंदर स्टूडेंट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है, इंक्रीज होती है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि पीरियड में एटम का साइज डिक्रीज हो रहा है, एटम का साइज कम हो रहा है। एटम का साइज कम होगा तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ेगी। एटम का साइज कम होगा तो साथ शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा? या तो डिक्रीज होगा या सेम रहेगा, क्योंकि पीरियड में शील्डिंग इफेक्ट या तो घटता है या सेम रहता है। दोनों बातें लिख सकते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज का बढ़ना, न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान अट्रैक्शन का ज़्यादा हो जाना। तो जब अट्रैक्शन ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए एनर्जी भी ज़्यादा रिक्वायर्ड है। इसी वजह से पीरियड के अंदर एटम का साइज कम होने की वजह से, शील्डिंग इफेक्ट के कम होने की वजह से और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के बढ़ जाने की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। अच्छा स्टूडेंट, आयोनाइजेशन एनर्जी के इस टॉपिक में कुछ एबनॉर्मल बिहेवियर्स हैं। अच्छा स्टूडेंट, हम लेफ़्ट टू राइट में जाएं तो हमारे पास इस तरह ग्रुप मौजूद हैं। फर्स्ट ए है, सेकंड ए है, थर्ड ए, फोर्थ है, फिफ्थ है, सिक्स्थ है और सेवन्थ है। यानी हमने स्टूडेंट जनरल बिहेवियर में ये पढ़ा है कि लेफ़्ट टू राइट जब जाते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। तो लेकिन यहाँ स्टूडेंट यहाँ पर एबनॉर्मल बिहेवियर ये है कि जनरल रूल तो ये कहता है कि थर्ड वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी सेकंड ए वालों से ज़्यादा होनी चाहिए, लेकिन यहाँ एबनॉर्मैलिटी है। थर्ड ए वालों की जो आयोनाइजेशन एनर्जी है वो सेकंड ए वालों से ज़्यादा है, सेकंड ए वालों से स्टूडेंट कम है, यानी सेकंड ए वालों की ज़्यादा है। तो जैसे स्टूडेंट हमारे पास सेकंड ए में जो पहला मेंबर है जिसका नाम है बेरिलियम, एटॉमिक नंबर 4 है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन करें 1s2 2s2। और स्टूडेंट थर्ड ए में जो पहला मेंबर है उसका नाम बोरान है, बोरान का एटॉमिक नंबर 5 है, कॉन्फ़िगरेशन की तो 1s2 2s2 2px1। अब स्टूडेंट यहाँ जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो यहाँ 2px से इलेक्ट्रॉन निकालना है और यहाँ इलेक्ट्रॉन 2s से निकालना है। और ये स्टूडेंट हम पेनिट्रेशन इफेक्ट में पढ़ चुके हैं कि जो 2s ऑर्बिटल है वो 2p के मुकाबले में न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। और दूसरे नंबर पर स्टूडेंट हम ये भी देख रहे हैं कि जो हमारे पास 2px है इसमें एक इलेक्ट्रॉन है, ये पार्शियली फिल्ड है, और जो 2s ऑर्बिटल है ये कंप्लीटली फिल्ड है, यानी इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है। जब इलेक्ट्रॉन पेयर्ड हैं तो इनको सेपरेट करना मुश्किल होगा, यानी आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू बढ़ती है। यानी सिंपल कहें, जो 2s ऑर्बिटल है वो 2p के मुकाबले में न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है। जब न्यूक्लियस के ज़्यादा करीब है तो इन इलेक्ट्रॉनों पर न्यूक्लियस की अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगी, तो उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए। इसी वजह से स्टूडेंट सेकेंड ए वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी थर्ड ए वालों से ज़्यादा होती है, या थर्ड ए वालों की कम होती है सेकेंड ए वालों से। इसी तरह स्टूडेंट एक और बिहेवियर है, वो है छठे ग्रुप वालों की, यानी सिक्स ग्रुप वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होनी चाहिए जनरल बिहेवियर के रूल से, लेकिन छठे वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू फिफ्थ वालों से कम है। यानी स्टूडेंट छठे ग्रुप में अगर पहला मेंबर देखें तो ऑक्सीजन है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है एटॉमिक नंबर 8 है, कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2px2 2py1 2pz1। इसी तरह स्टूडेंट हमारे पास जो फिफ्थ ग्रुप वालों का पहला मेंबर है वो है नाइट्रोजन, इसकी कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2, 3 इलेक्ट्रॉन बचे हुए हैं 2px1 2py1 एंड 2pz1। अगर आप स्टूडेंट गौर करें तो जो हमारे पास यहाँ पे 2p ऑर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है, और यहाँ पे जो 2p ऑर्बिटल है वो पार्शियली फिल्ड है। और स्टूडेंट यहाँ जो है ना एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी की वजह से जो नाइट्रोजन है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना मुश्किल होगा, आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी, क्योंकि जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं
आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फिल्ड ऑर्बिटल, यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ज़्यादा स्टेबल है पार्शियली फिल्ड से, तो इसी वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। इसी वजह से यहाँ जो फिफ्थ वालों की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है सिक्स्थ वालों के मुकाबले में ज़्यादा है। अच्छा स्टूडेंट, आखिरी बात है आयोनाइजेशन एनर्जी के हवाले से है उसकी एप्लीकेशन, यानी इसकी यूटिलाइजेशन क्या है, इसकी अहमियत क्या है, हम इससे क्या चीज़ डिटरमिन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट पहला है इंडेक्स ऑफ मेटालिक कैरेक्टर, यानी स्टूडेंट आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से आप पता लगा सकते हैं कि ये एलिमेंट मेटल कैटेगरी में होगा या नॉन मेटल या मेटालाइट की कैटेगरी में होगा। तो स्टूडेंट जिन एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू लो है तो वो मेटल की फॉर्म में है, मेटल कैटेगरी है उनकी। अगर उनकी वैल्यू आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू हाई है, वेरी हाई है, तो वो नॉन मेटल है। अगर मॉडरेट टाइप है तो वो मेटालाइट की कैटेगरी में होंगे। इसी तरह स्टूडेंट हम वैलेंसी भी चेक कर सकते हैं, यानी वैलेंसी का पता भी कैसे लगा सकते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू से। मसलन स्टूडेंट हमारे पास है मैग्नीशियम यूनिपॉजिटिव आयन, इससे हमने दूसरा जब इलेक्ट्रॉन निकाला तो इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है 1450 किलो जॉल पर मोल। जब डाई नेगेटिव आयन बना, डाई पॉजिटिव आयन बना, तो हमने इससे एक और इलेक्ट्रॉन निकाला, ये ट्राई पॉजिटिव आयन बन गया। उसकी एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू है स्टूडेंट 7730 किलो जॉल पर मोल। तो गैप इन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड हायर आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यूज वी आर एनेबल टू गेस द वैलेंसी, यानी पहली दूसरी या तीसरी या हायर आयोनाइजेशन एनर्जीज का जो गैप है उसको हम गेस करके जो है ना वैलेंसी ऑफ एलिमेंट का पता लगा सकते हैं। जैसे स्टूडेंट इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 1450 है और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू 7730 है। इसका मतलब है इसकी सेकंड और थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी के दरमियान बिग गैप मौजूद है, बड़ा गैप मौजूद है। यानी बड़ा गैप ये इंडिकेट कर रहा है कि इसका जो हमने तीसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव किया है इसके वैलेंस शेल में मौजूद नहीं था बल्कि इसके इनर शेल में से रिमूव किया है। इसका मतलब है हम मैग्नीशियम से पहला और दूसरा इलेक्ट्रॉन रिमूव कर सकते हैं चूंकि उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी का जो गैप है वो प्रॉपर है। यानी पहली आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो है ना 738 है और दूसरी की 1450 है और तीसरी की 7730। ये इंडिकेट कर रही है कि ये जो तीसरा इलेक्ट्रॉन है उसके वैलेंस शेल में मौजूद नहीं है। यानी वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन का मौजूद होना ये वैलेंसी की अलामत है। इसका मतलब है मैग्नीशियम के पास नॉर्मली वैलेंस शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से उसकी जो है ना वैलेंसी कितना होगी स्टूडेंट 2 होगी। और स्टूडेंट तीसरे नंबर पे है, तीसरा फैक्टर जो तीसरी एप्लीकेशन है वो है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। तो स्टूडेंट रिएक्टिविटी ऑफ मेटल और आयोनाइजेशन एनर्जी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। यानी जिन मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू ज़्यादा होगी उनकी रिएक्टिविटी क्या होगी, कम होगी, और जिन मेटल की आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू कम होगी उनकी रिएक्टिविटी स्टूडेंट क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर स्टूडेंट पीरियोडिक टेबल पर हम ज़रा गौर करें तो सबसे कम आयोनाइजेशन एनर्जी अल्कली मेटल की है, तो इसी वजह से उनकी रिएक्टिविटी भी क्या है स्टूडेंट, सबसे ज़्यादा है। तो आज का लेसन स्टूडेंट हम यहाँ पे क्लोज करते हैं, कल इंशाल्लाह मज़ीद आगे बढ़ेंगे। अल्लाह हाफ़िज़ स्टूडेंट्स।